तो पहले इस चैप्टर के साइंटिस्ट हम एक बार में ही कवर कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी? ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। हॉट डाइल्यूट सूप किसने बताया? हेल्डेन ने। जर्म थ्योरी किसने दी? पास्चर ने। बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया? अर्नेस्ट हैक्कल ने। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी? ह्यूगो डी वराइज ने। प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन किसने दिया? थॉमस माल्थस ने। प्रिंसिपल ऑन जियोलॉजी किसने दिया? चार्ल्स लायल ने। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी? डार्विन ने। वो एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस किसने? लैमार्क ने। ये सारे अपने एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। अब मैंने ये पूरा एनसीईआरटी से निकाला है कि कौन कितने साल पहले बना, है ना, ये सारा बार बार कंफ्यूजन करेगा, तो मैंने पूरी एनसीईआरटी से निकाल के ये एक जगह पे लिख दिया। यूनिवर्स की एज कितनी है? 20 बिलियन ईयर्स, ठीक है। अर्थ की एज कितनी है? 4.5 बिलियन ईयर, है ना। एक जगह पे 4.5 दिया और एनसीईआरटी में ही एक जगह पे 4 बिलियन दी हुई है, ठीक है। तो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कितने साल पहले? 3 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कितने साल पहले आई थी? 2000 मिलियन ईयर्स एगो। MYA मतलब मिलियंस ईयर एगो, BYA मतलब क्या होता है? जहां भी BYA आ जाए मतलब बिलियन ईयर एगो, ठीक है। इनवर्टिब्रेट फॉर्म कब हुए थे? 500 मिलियन ईयर्स एगो। जोलेस फिश कब? 350 मिलियन ईयर्स एगो। ये सारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। सी वीड्स कब? 320 मिलियन ईयर एगो। फिश लाइक रेप्टाइल कब? 200 मिलियन ईयर एगो। और डायनासोर सडनली डिसअपियर हो गए थे कब? 65 मिलियन ईयर्स एगो। और ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस ये कब थे? ये 15 मिलियन ईयर्स एगो थे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं। अब देखो, बिग बैंग। बिग बैंग मतलब नाम से ही पता लग रहा है, बिग बैंग मतलब ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, मतलब बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। अब बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ तो उसके रिजल्ट से क्या हुआ? यूनिवर्स जो है अपना वो एक्सपैंड कर गया। अब यूनिवर्स जब एक्सपैंड किया तो टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, टेम्परेचर जो है वो कम हो गया। फिर आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस फिर बने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो अर्थ पे पहले एटमॉस्फेयर नहीं था, नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, है ना, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। बट अर्थ को क्या है? एक मोल्टन मास ने कवर किया हुआ था, है ना। जिस अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं था उस अर्थ को एक मोल्टन मास ने कवर किया हुआ था। अब उस मोल्टन मास ने कुछ रिलीज किया, कुछ गैसेस बोल रहे हैं, कुछ भी बोलो, रिलीज किया। कौन सी क्या क्या रिलीज किया? वाटर वेपर्स, और क्या है ये? मीथेन। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है? अमोनिया। वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को रिलीज किया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो ये वाटर है अपना, इस पे यूवी लाइट जब स्ट्राइक की तो क्या होगी? देखो, वाटर टूटेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी। अब हाइड्रोजन क्या है? लाइटर है, हल्की है, तो ये एस्केप कर जाएगी। और जो ये ऑक्सीजन है ये अमोनिया और मीथेन के साथ बाइंड कर जाएगी। अमोनिया और मीथेन के साथ बाइंड करके क्या बना देगी? वाटर बना देगी, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारा और भी मटेरियल ये आगे बनाती है। अब है मिलर एक्सपेरिमेंट। देखो, मिलर एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया? SL मिलर ने। कब किया? 1953 में। और किस किस का यूज किया था? वाटर वेपर्स का और मीथेन का, H2 का और अमोनिया का। और कितने टेम्परेचर पे? 800 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखो, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। अब हम एवोल्यूशन की बात करने हैं कि कैसे कैसे हुआ, उसके क्या क्या एविडेंस थे, किस बेस पे हमने बताया, ठीक है। तो ये पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। देखो, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, ये किसने ये कंसेप्ट की एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस वाला कंसेप्ट किसने दिया था? अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब सिंपल तरीके से समझते हैं इसको। देखो, इन्होंने क्या बोला अर्नेस्ट हैक्कल ने कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सारे वर्टिब्रेट्स हैं, कि फिश हैं, उसमें एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो जो अपनी एम्ब्रियो की स्टेज होती है ना, एम्ब्रियो की स्टेज में वहां पे कुछ सिमिलैरिटी शो करते हैं ना। इसको हम सिंपल एक साधारण एग्जांपल से समझते हैं। देखो, सारे बच्चे होते हैं, सारे बच्चे, चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे वो अमीर का बच्चा है, चाहे महाराष्ट्र का है, चाहे अमेरिका का है, चाहे कहीं का भी बच्चा है, सारे बच्चे किसके साथ खेलते हैं? खिलौनों के साथ खेलते हैं, टॉयज के साथ खेलते हैं, ठीक है। पर वो बच्चे जब एडल्ट बड़े हो जाते हैं तो कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई कुछ भी नहीं कर पाता, कोई पुलिस में चला जाता है, मतलब सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तो यही अर्नेस्ट हैक्कल जो अंकल हैं वो बोलना चाहते हैं कि वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे सारे वर्टिब्रेट्स हैं, तो बचपन में मतलब मैं यह एग्जांपल दे रहा हूं कि एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज
एज में क्या करेंगे, सारे सिमिलरिटी शो करेंगे, बट वो एडल्ट में क्या है, उनमें चीज़ें गायब हो जाएंगी, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कुछ इस तरीके से। बट यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो थ्योरी थी एम्ब्रियोलॉजिकल वाली, ये अर्नेस्ट हैकेल की थ्योरी थी, इसको डिसअप्रूव कर दिया किसने, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। ये एनसीईआरटी में लिखा है, वॉन बेयर ने इसको डिसअप्रूव कर दिया था। ठीक है, हम करने वाले हैं होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। देखो होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, सेम इन ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन, और इधर एनालोगस ऑर्गन ठीक उसके ऑपोजिट हो जाएंगे, डिफरेंट इन ओरिजिन बट सेम इन फंक्शन। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में इनके ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखो एक बात मैं क्लियरली बता दूं, अगर आप इनका मतलब समझ के इन एग्जांपल्स को करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके ये हो जाएंगे, बट फिर भी ये बहुत सारे बच्चों को भूल जाते हैं, तो एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिससे याद रह जाएंगे। देखो सिंपल सी ट्रिक है, अगर एक फाइलम के अंदर बात की गई है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एक फाइलम के अंदर ही बात की गई है तो उस एग्जाम्पल को डाल दो होमोलोगस ऑर्गन में। अगर दो फाइलम के बीच में बात की गई है, मतलब एक फाइलम से काम नहीं चला, दूसरा फाइलम भी हमें लेना पड़ा, अगर दो फाइलम के बीच में बात की गई है तो उसको डाल दो एनालोगस ऑर्गन में। एक एक्सेप्शन आएगी, बस उसको लास्ट में करेंगे। अब देखो फोर लिम्ब बोन्स इन मैमल्स, अब मैमल्स क्या है, कौन सा फाइलम है, कोर्डेटा, हम कोर्डेटा फाइलम के बाहर नहीं निकले, मतलब एक ही फाइलम में है तो होमोलोगस ऑर्गन है ना। ठीक है, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा, हम अब इसको प्लांट आ गया ना, इसको ऐसे याद रखना कि हम प्लांट्स के बाहर नहीं निकले तो हो गया होमोलोगस ऑर्गन। हार्ट्स एंड ब्रेन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स क्या है, वर्टिब्रेट्स फिर से एक ही फाइलम है, कौन सा, कोर्डेटा फाइलम है, हम फिर से कोर्डेटा फाइलम के बाहर नहीं निकले, मतलब हम एक ही फाइलम के अंदर हैं, तो फिर से इसको डाल दो होमोलोगस में। अब एनालॉगस में देखो, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, बटरफ्लाई कौन सा फाइलम है, अर्थ्रोपोड, और बर्ड कौन सा फाइलम है, कोर्डेट, मतलब हम दो फाइलम के बीच की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गन। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ऑक्टोपस क्या है, मोलस्का है, मैमल्स क्या है, कोर्डेट्स है, फिर से हम दो फाइलम के बीच की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एनालोगस। अब देखो पेंगुइन्स थोड़े से प्यारे से होते हैं, डॉल्फिन भी थोड़ी प्यारी सी होती है, तो जो प्यारे जानवर हैं उनको एक्सेप्शन रखना है, उनको अलग से रखना है, मतलब ये आपको देखने में दोनों कोर्डेट हैं तो देखने में लगेंगे कि होमोलोगस में जाने चाहिए, पर ये जाएंगे एनालोगस ऑर्गन में। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये नेचुरल सिलेक्शन का एक बहुत इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये इंग्लैंड का एग्जांपल है। ठीक है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इसमें बताया गया, इसमें सिंपल है, कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा साइंस कुछ नहीं लगा ली, सिंपल तरीके से देखना है। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि 1850s में क्या है, इंग्लैंड के अंदर पोल्यूशन कम था, पोल्यूशन कम था तो जो ये है, जो अपनी जो ट्री की बार्क है, पेड़ की छाल है, वो व्हाइट कलर की थी, पोल्यूशन कम का था तो ये पेड़ की जो बार्क है ये व्हाइट कलर की थी, है ना। तो यहाँ पे ना क्या होते थे, दो तरीके के मोथ होते हैं, है ना, एक व्हाइट कलर का मोथ, एक डार्क कलर का मोथ। अब पेड़ की जो ट्री की बार्क है वो भी व्हाइट कलर की, ये मोथ भी अपना व्हाइट कलर का, मतलब ये छुप जाएगा और इसको प्रीडेटर खा जाएंगे, मतलब ये क्या है, कम थे, तो ये कम थे, ये ज्यादा थे, ये 1850 की बात हो रही है। बट फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रीज वहां पे लगी, बहुत सारी फैक्ट्री लगी, कंपनी लगी, तो फैक्ट्री से क्या आएगा, इंडस्ट्री के लगने से क्या होगा, पोल्यूशन आएगा। तो पोल्यूशन जब आएगा तो पोल्यूशन जो धुआं निकलेगा या जो भी पोल्यूशन निकलेगा वो पेड़ों की, वो इन ट्रीज की बार्क पे जमा होने लग गया, तो ट्रीज की बार्क पे धुआं पानी जो भी निकलेगा वहां से पोल्यूशन वो इस पे जमा होगा, तो ये डार्क कलर की होगी, तो ये डार्क कलर की हो जाएंगी, तो ये किसके लिए फेवरेबल होगी, डार्क कलर की मोथ के लिए फेवरेबल होगी, और व्हाइट को ये कम कर देगी, है ना। तो 1850s में व्हाइट कलर वाली ज्यादा थी, जब तक इंडस्ट्री नहीं लगी थी, इंडस्ट्रीज के लगने के बाद, मतलब पोल्यूशन आने के बाद क्या है, डार्क कलर वाली ज्यादा होगी। रीजन हमने इसका देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब यहां पे बात की गई है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की, कि एवोल्यूशन हुआ किसकी वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। यहां पे कुल हम मिला के हम नेचुरल सिलेक्शन की ही बात करें, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, देखो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, फॉर एग्जांपल हमारे खेत हैं, है ना,
हमारे खेत हैं, हमारी कोई फसल है, वहाँ पे हमने हर्बिसाइड्स डाले, पेस्टिसाइड्स डाले, किस लिए डाले? ताकि जो कीड़े मकोड़े हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे हम उनसे छुटकारा पा सकें, तो हमने वहाँ पे हर्बिसाइड पेस्टिसाइड वहाँ पे डाल दिए। बट ज़रूरी नहीं है कि वो सारे हर्बिसाइड जो भी अपने को कीड़े मकोड़े थे सारे ही मर जाए, ज़रूरी नहीं है। उनमें से कुछ मर जाएंगे और कुछ जो हैं जो रेजिस्टेंट होंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे दिखाया गया कि जो फिट थे, जो ज़्यादा फिटेस्ट का मतलब है जो आगे रिप्रोड्यूस कर पाए। डार्विन ने बार बार फिटनेस की बात की थी, तो फिटनेस का सीधा सीधा मतलब है कि जो जिंदा रह के आगे रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब आगे अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, है ना। मतलब प्रोजेनी आगे प्रोड्यूस करेगा तो उसकी क्या है, उसका एक तरीके से वंशज जो है चलता रहेगा। तो इस तरीके से फिटनेस की बात की गई है ना। हमने हर्बिसाइड्स डाले, कीड़े मकोड़े मर गए, बट कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े थे जो रेजिस्टेंट हो गए, जो सर्वाइव कर गए, है ना, वो फिट ज़्यादा निकले, आगे रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो उनकी अलग तरीके से एक बोल सकते हैं कि आगे जाके एक स्पीशी बनने के चांसेस, स्पीशी बन जाएगी। तो यही तो है एवोल्यूशन, है ना, नई नई स्पीशी बन रही है ना, यही तो है एवोल्यूशन। सिंपल डार्विन इसी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डार्विन हमें पता है कौन से आइलैंड पे गए थे, गैलापागोस आइलैंड पे गए थे। डार्विन गए गैलापागोस आइलैंड पे, वहां उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? देखो हम प्रिमिटिव टाइम की बात करते हैं कि बहुत पहले क्या होता था, इस आइलैंड पे क्या होता था, सारे के जो बर्ड थे ना, बर्ड थे वहाँ पे, जो फिंचिस का नाम लिया था डार्विन फिंचिस का, वो सिर्फ एक तरीके के थे और एक ही तरीके का वो खाना खाते थे। क्या खाते थे? वो सीड खाते थे और उनकी सबकी बीक बिल्कुल एक जैसी थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता गया, है ना, ज्योग्राफिकल थोड़ा आइसोलेशन होता गया, है ना। तो कुछ बर्ड ऐसे हो गए, कुछ बर्ड जो फिंचिस थी, जो डार्विन फिंचिस की हम बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे हो गए कि जो सीड खाने लग गए, है ना। कुछ का एरिया ऐसा आ गया कि जहां पे सीड अवेलेबल नहीं है, वो इंसेक्टिवोरस हो गए, वो इंसेक्ट को खाने लग गए, कुछ और खाने लग गए। तो अलग अलग ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें अडेप्टिव रेडिएशन की बात की है। तो अडेप्टिव रेडिएशन सिंपली क्या है कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जो अलग अलग हैबिट बन गई, मतलब वो अलग अलग तरीके की एक तरीके से स्पीशीज ही बन रही है ना, अलग अलग तरीके की, है ना। तो ये एडेप्टिव रेडिएशन की बात की है कि अलग अलग चीजें बन रही है कि कोई किसी की बीक कैसी होगी, 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 है ना। बट सारी बीक कहाँ से निकली है? एक कॉमन ओरिजिन से निकली है। सबकी बीक सीड ईटिंग के लिए बनी हुई थी, बट एडेप्टिव रेडिएशन की वजह से अलग अलग टाइप की हो चुके हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल दो एनसीईआरटी से याद रखने, डार्विन फिंचिस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिल्स, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद बात की गई है, देखो हमने एडेप्टिव रेडिएशन देखा, अब एडेप्टिव रेडिएशन के साथ ही अपने को करना है कि एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर एक से मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन हो तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और इसके एग्जांपल दिए हुए हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। यो अब हम बात करने जा रहे हैं डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की। देखो बिल्कुल कॉमन सी बात है, डार्विनियन थ्योरी की जब भी बात आएगी तो इन्होंने बार बार क्या बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन की इन्होंने बात की थी, फिटनेस की बात की थी। सिंपल सी बात है, कोई भी कंडीशन आई, फॉर एग्जांपल आप नीट का ही एग्जाम ले लो, है ना, इतने 15, 16, 17 लाख बच्चे देंगे, तो सिंपल सी बात है जो फिट होगा वो सरवाइव कर जाएगा, मतलब वो एग्जाम को पास कर जाएगा और आके जाके सेलेक्ट होगा। तो यही डार्विनियन की थ्योरी कि जो ज़्यादा फिट है वो नेचुरल, वो उसको नेचर क्या है अपने आप सेलेक्ट कर लेगा और वो आगे बढ़ेगा, अपनी प्रोजेनी बनाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे इनहेरिटेड कैरेक्टर की बात करें, इसको मत पढ़ो आप, इसको मत पढ़ो, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो डार्विन ने क्या बोला, देखो जो मान लो नेचुरली फिट हो गया, अब फिट वाले से क्या हुआ, उनके बच्चों के अंदर, उनकी प्रोजेनी के अंदर कुछ कैरेक्टर इनहेरिटेड होंगे जभी तो वो आगे जो स्पेशलिटी है वो आगे जाएगी, है ना। इनहेरिटेड अगर नहीं हुए तो फायदा क्या है ना। मान लो एक बंदा फिट हो गया, अब उसके बच्चे भी फिट हो तभी तो फायदा है, नहीं तो वो फिट होगा, उसके बच्चे अनफिट हो गए तो फायदा क्या है ना, कोई फायदा नहीं है, स्पीशी बन ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ बात की।
और आगे जाके क्या है, वेरिएशन आती जाएंगी, वेरिएशन आती जाएंगी, है ना। वेरिएशन आनी बहुत ज़रूरी है नई स्पीशी बनने के लिए, नहीं तो क्या है, पेरेंटल स्पीशी आती जाएंगी तो नई स्पीशी वो मज़ा नहीं आ पाएगा, वो बन नहीं पाएगी, है ना। इसीलिए एवोल्यूशन इसी को हम घुमा फिरा के बोलते हैं कि फिट होते जा रहे हैं और आगे अपनी प्रोजेनी में वो फिट वाले कैरेक्टर पास होते जा रहे हैं और थोड़ी थोड़ी माइनर वेरिएशन उनमें आती जा रही है, मतलब वो और एक तरीके से बोल सकते हैं कि बेटर होते जा रहे हैं या अलग की तरफ जा रहे हैं, अलग की तरफ, ठीक है। इसको एक सिंपल सा एग्जाम ऐसे भी देख सकते हो, मान लो 100 बिल्लियां थी, 100 कैट थी, 100 बिल्लियां थी, ठीक है। तो कोई भी कंडीशन आई, उसमें से सिर्फ 10 बिल्लियां बच पाई, 10 बिल्लियां क्या होगी, अपनी फिट होगी, उन्होंने फिटनेस दिखाई, वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट हो गई, वो बच पाई, ठीक है। अब 10 बिल्लियों में क्या है, किसी में अलग तरीके के क्या है, अलग तरीके के कैरेक्टर हैं और हाँ उसकी प्रोजेनी में जाएंगे, किसी में अलग तरीके के, है ना, कोई टाइगर बन गई आगे जाके नई स्पीशी, किसी ने आगे जाके लॉयन बना दी नई स्पीशी, किसी ने आगे जाके वो पैंथर बना दी नई स्पीशी, तो इस तरीके से कुछ बात की गई, ठीक है। नेक्स्ट अब लेमार्क की बात करेंगे, डार्विन के साथ हम लेमार्क की बात करेंगे। लेमार्क ने क्या एक कंसेप्ट दिया था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है एक्वायर्ड कैरेक्टर का, देखो लेमार्क ने बोला, मान लो एक बॉडी बिल्डर है, एक बॉडी बिल्डर है, उसने जिम में जाके बॉडी बनाई, तो लेमार्क ने बोला कि उसका जो बच्चा होगा वो भी बॉडी बिल्डर होगा, कुछ इस तरीके की बात बोली, है ना। अब आप खुद ही हिसाब लगा लो कि एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की बात की तो ये पूरे तरीके से गलत है, बॉडी बिल्डर का बेटा बॉडी बिल्डर हो, ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है, वो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है ना। तो सेक्सुअल कैरेक्टर ही आगे जाके क्या है, उनकी प्रोजेनी में पास होते हैं, ठीक है। अब देखो ये आइलैंड का याद रखना, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो डार्विन कौन से आइलैंड पे गए थे, गैलापागोस आइलैंड पे, और अल्फ्रेड वेलेस कौन से पे, मलाय आर्किपेलागो, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब देखो हमने डार्विन अंकल की बात की थी कि डार्विन अंकल ने क्या बोला था कि माइनर वेरिएशंस होती हैं, धीरे धीरे माइनर वेरिएशन आएंगी, फिर अंत में जाके वो नई स्पीशी बन जाएगी। पर डार्विन अंकल को टक्कर देने के लिए एक दूसरे अंकल आए जिनका नाम है ह्यूगो डी व्राइज। ह्यूगो डी व्राइज ने किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किए थे, इवनिंग प्राइमरोज पे उन्होंने अपना काम किया था, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो डार्विन अंकल ने जो जो बोला ठीक इसके बिल्कुल उलट इन्होंने बोला, है ना। डार्विन अंकल ने बोला था कि माइनर वेरिएशन होती हैं, छोटी छोटी वेरिएशंस होती हैं जो धीरे धीरे स्पीशी का निर्माण करेंगी। पर ह्यूगो डी व्राइज अंकल ने बोला कि छोटी छोटी वेरिएशन नहीं होती, बहुत बड़ी वेरिएशन एकदम से होती है, जिसको हम म्यूटेशन बोल रहे हैं। म्यूटेशन मतलब एकदम से क्या हुई, वेरिएशन है, ठीक है। इन्होंने बोला कि स्मॉल एंड डायरेक्शनल, जो ये वेरिएशन होती है स्मॉल होती है और डायरेक्शनल होती है। इन्होंने बोला इसके बिल्कुल उलट कि स्मॉल नहीं होती, बड़ी होती है और ये डायरेक्शन लेस होती है, रैंडम होती है और डायरेक्शन लेस होती है ना। इन्होंने बोला कि स्लो चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, वेरिएशन आएंगे, फिर नई स्पीशी बनेगी। इन्होंने बोला कि एकदम झटके से क्या आएगा, नया चेंज आ जाएगा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। इसके लिए इन्होंने वर्ड यूज किया था सॉल्टेशन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सॉल्टेशन क्या होती है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, और नई स्पीशी बन गई। तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो ये एनसीईआरटी में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ना एनसीईआरटी में बिखरी पड़ी हुई हैं, तो मैंने इनको एक जगह पे कंबाइन कर दिया। देखो सीलोकैंथ फिश का एनसीईआरटी में जिक्र किया गया कि ये कैसी फिश थी, इसको हम समझ रहे थे कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट क्या हुआ 1938 में साउथ अफ्रीका में ये पाई गई। नेक्स्ट है बिगेस्ट डायनासोर का बारे में बताया गया एनसीईआरटी में, ट्रायनासोरस। ट्रायनासोरस बिगेस्ट डायनासोर था, है ना, और इसकी हाइट कितनी 20 फीट बताई गई है, ठीक है। फर्स्ट मैमल जो थे वर लाइक श्रू, ये एनसीईआरटी की लाइन है, फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रू, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से दो चीजें बताई गई हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से दो चीजें बताई गई हैं। पहली आपको क्या याद रखनी है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका क्या हुआ, पास में आ गए। तो पास में आने की वजह से जो साउथ अमेरिका के एनिमल्स थे उनको ओवरराइड कर लिया किन्होंने, नॉर्थ अमेरिका के एनिमल्स ने। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि पाउच्ड मैमल ऑस्ट्रेलिया के, देखो ऑस्ट्रेलिया के जो पाउच्ड मैमल होते हैं, जैसे कंगारू, कंगारू का एग्जांपल ले लो, उन्होंने बोला कि वो बच गए। वो क्यों बच गए, क्योंकि वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया क्या है, बिल्कुल अलग हो गया बाकियों से, है ना, बिल्कुल बाकी मैमल से वो अलग हो गए, इसलिए वो बच गए, उनको खत्म करने वाला कोई नहीं बचा, ठीक है। हम एनसीईआरटी में दिए गए इस डायग्राम को याद करने वाले हैं जो इवोल्यूशन चैप्टर में दिया गया और बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले याद करने इरा कौन से दिए हुए हैं। देखो इरा कुछ भी नहीं है, इरा सिंपली टाइम है, इरा सिंपली
टाइम है, मतलब ये सबसे पुराना टाइम है, ये उसके बाद का टाइम है, ये सबसे नया टाइम है। क्लियर है? पैलेजोइक इरा सबसे पुराना, फिर उसके बाद मेसोजोइक इरा, फिर सीनोजोइक इरा। अब इनको याद कैसे करना है? देखो मैक्सिमम मैं इस वीडियो में ट्रिक्स कम ही बताऊंगा, मैक्सिमम लॉजिक्स पे ही चलेंगे। याद कैसे करना है? देखो मीजो का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी बीच में, तो ये मीजो तो ऑलरेडी इनके बीच में आ जाएगा, बिल्कुल लॉजिकल है। ठीक है? और पी फॉर पुराना, पी फॉर पैलेजोइक, पी फोर पुराना, पी फोर पैलाजोइक, मतलब पैलाजोइक इरा सबसे पुराना है, तो ये सबसे पुराना, ये मीजो बीच में, सीनोजोइक ऑटोमेटिकली हो जाएगा सबसे आगे, सबसे एडवांस टाइम। क्लियर है ये बात? अब देखो इरा के बाद पीरियड्स को कैसे याद करें कि कौन से इरा में कौन से पीरियड है। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, इनकी ट्रिक मत बनाना क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगे अगर ट्रिक बनाओगे तो इनको थोड़ा लॉजिकल तरीके से याद करते हैं। देखो पैलाजोइक इरा में सारे वो हैं जिसमें IAN आ रहा है, IAN, EN बोल लो या IAN बोल लो। पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, साइल्यूरियन। अब आप बोलोगे कार्बोनिफेरस में IAN नहीं है, तो इसमें भी देखो अगर आप ध्यान से, IN ये रहा और A ये रहा, तो IAN वाले डाल दो पैलेजोइक में। ठीक है? थोड़ा लॉजिक पे चलते हैं। और मीजोजोइक में देखो ऐसे याद करना है इसको, मीजोजोइक में बीच में है जुरासिक, तो जुरासिक के साथ में ही आएगा ट्राइसिक, और एक है क्रिटेशियस। ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनकी ट्रिक मत बनाना, कोशिश करना ऐसे लॉजिकल ही याद हो जाए। ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। और इधर इसको कैसे याद करें? देखो सीनोजोइक, सीन है कोई 3-4 घंटे का, कोई मूवी में कोई 3-4 घंटे का सीन है कोई 3-4 घंटे का। 3 मतलब टर्शरी और 4 मतलब क्वार्टनरी। ठीक है? क्लियर है? अब याद करते हैं हम कि कब कौन से प्लांट ओरिजिनेट हुए, कब उनकी गोल्डन एज आई, फिर करेंगे हम कौन से एनिमल, है ना, एनिमल और प्लांट। पहले देखते हैं हम प्लांट्स के बारे में कि कब कौन से प्लांट ओरिजिनेट हुए, कब किसकी गोल्डन एज आई। ठीक है? देखो प्लांट्स हमारे पास कौन से होते हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले एल्गी है, तो एल्गी इससे पहले ही ओरिजिनेट हो चुके थे, तो एल्गी की यहां पे हम बात ही नहीं कर रहे। अब हमारे पास कौन से बचे? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब क्या करो, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो को एक साथ रखो और एंजियो को अलग कर दो। मतलब यहां पे पैलेजोइक में ओरिजिनेट हुए कौन से? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। ठीक है? क्लियर है? यहां पे ये ओरिजिनेट हुए, तो एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि इसमें ये पैदा हुए तो इनकी, मतलब ये अपनी जवानी में राज करेंगे। यहां पे पैदा हुए तो यहां पे जवान हुए, तो यहां पे ये राज करेंगे, मतलब इनकी गोल्डन एज आई मीजोजोइक में। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की एज आई मीजोजोइक में, और यहां पे इनकी एज आई और इनके बाद ओरिजिनेट कौन से हुए? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म यहां पे पैदा हुए, मतलब यहां पे जवान हुए, तो सीनोजोइक में अब एंजियोस्पर्म की एज है। ठीक है? क्लियर है ना? ओरिजिन एज, और ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो को साथ में रखना है और एंजियो को अलग कर देना है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है? और अब प्लांट्स के बाद हम करने वाले हैं एनिमल्स के बारे में। देखो हम जब एनिमल किंगडम चैप्टर में क्लासेस पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? पहले फिश को पढ़ते हैं, फिर एम्फीबिया पढ़ते हैं, फिर रेप्टाइल्स पढ़ते हैं, और मैमल बर्ड्स लगभग साथ में ही चलते हैं, लगभग माना जाता है कि साथ में ही ओरिजिनेट हुए थे। तो पहले मैमल्स को कर लेना, फिर बर्ड्स को। ठीक है? ऐसे करना है। तो बिल्कुल जीरो से चलना है, बिल्कुल साइल्यूरियन से चलना है। देखो यहां पे फिश का जन्म हुआ, फिश के बाद क्या आया? एम्फीबिया, तो इसमें एम्फीबिया का जन्म हुआ। फिर एम्फीबिया के बाद क्या पढ़ते हैं? रेप्टाइल, तो नेक्स्ट वाले में रेप्टाइल का जन्म हुआ। पर्मियन को हम खाली छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट आया ट्राइसिक में मैमल्स का जन्म हुआ। फिर नेक्स्ट है जुरासिक में बर्ड्स का जन्म हुआ। तो पूरा ऐसे लाइन में पूरा याद कर लेंगे, पर्मियन को खाली छोड़ दें। अब बात करते हैं इनके राज की, मतलब गोल्डन एज की। अब देखो फिश यहां पे जन्म लेती है तो यहां पे डिवोनियन में ये जवान होंगी, मतलब गोल्डन एज ऑफ फिश कहां आएगी? डिवोनियन में। एम्फीबिया डिवोनियन में पैदा हुए तो इनकी जवानी आएगी कार्बोनिफेरस में, तो यहां बिल्कुल ये राज करेंगे। अब यहां पे रेप्टाइल में कंफ्यूज मत होना, रेप्टाइल यहां पे मत कर देना। अब यहां पे इसको कैसे याद रखना है? रेप्टाइल को देखो आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, जुरासिक पार्क मूवी में किसका राज है? डायनासोर्स का। और डायनासोर्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। मतलब सीधा क्लियर सी बात है कि रेप्टाइल्स की जो गोल्डन एज है जुरासिक यानी मीजोजोइक इरा में आएगी। अब रेप्टाइल्स की गोल्डन एज इसमें आ गई, मतलब इन दोनों की यहां पे नहीं हो सकती, तो इन दोनों को ऑटोमेटिकली सीनोजोइक में खिसकना पड़ेगा।
तो बर्ड्स एंड मैमल्स की गोल्डन एज कहां आएगी, सीनोजोइक। और ये तो कॉमन सेंस भी है, अभी देखो मैमल्स यानी ह्यूमंस का राज चल रहा है, तो सीनोजोइक सबसे एडवांस है, तो ह्यूमंस का राज है। ठीक है, क्लियर है ये गोल्डन एज पूरा। ठीक है, उम्मीद कर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप का। देखो ये 3 डायग्राम है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो मैंने ये ब्लू कलर की जो बनाई है, ये बनाई है एवरेज वैल्यू। ब्लू कलर की है जो बिल्कुल मिडल में है, ये है एवरेज वैल्यू। तो 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग नाम से पता लग रहा है बिल्कुल स्टेबल है, मतलब जो इसमें एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है वो ज्यादा प्रेफर की गई है, एवरेज वैल्यू बिल्कुल बीच में पीक आ रही है। ठीक है, और डायरेक्शनल नाम से ही पता लग रहा है एक डायरेक्शन में, मतलब इसमें एवरेज वैल्यू क्या है, एलिमिनेट हो गई, और क्या है, एक डायरेक्शन भी यहाँ पे एलिमिनेट होगी, बट एक सिर्फ यहाँ पे दूसरी डायरेक्शन है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन को प्रेफर किया जा रहा है, फेवर किया जा रहा है, जो एवरेज वैल्यू है उसको फेवर नहीं किया जा रहा। ठीक है, और ये वाली डायरेक्शन है, इधर भी फेवर नहीं हो रहा, एवरेज पे भी फेवर नहीं हो रहा, इधर वाली डायरेक्शन पे फेवर हो रहा है। और डिसरप्टिव की बात करें तो एवरेज वैल्यू पे ये अनफेवरेबल है, बट इस डायरेक्शन में भी ये फेवरेबल है और इस डायरेक्शन में भी ये फेवरेबल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पे। देखो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पे ये 2 इक्वेशन अपने दिमाग में घुसा के रखनी है हमेशा। ठीक है, हमेशा P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ये कुछ तरीके से एक फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी की बात की गई है। P यहाँ पे क्या है, अपना डोमिनेंट एलील है, और Q यहाँ पे क्या है, रिसेसिव एलील है। ठीक है, और इस इक्वेशन का अगर बाइनोमियल फॉर्म देखें तो ये बन जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। यहाँ पे P स्क्वायर अपने पास क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, Q स्क्वायर अपने पास है होमोजाइगस रिसेसिव, और 2PQ है हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब ये अपने को याद रखने, ये अपने को याद रखने, एनसीईआरटी में लिखे हुए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कौन से, जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन नाम से पता लग रहा है माइग्रेट हो गया ना, पूरा एक पॉपुलेशन है वो कहीं पे माइग्रेट होगी, वहां पे जाके फिर वो नई क्या है, पॉपुलेशन बन जाएगी, एलीलिक फ्रीक्वेंसी पूरी चेंज हो गई, नई स्पीशी बन जाएगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, देखो अगर जीन माइग्रेशन बाई चांस हो जाए, अचानक है ना, किसी रीजन की वजह से बाई चांस हो जाए, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, म्यूटेशन और जेनेटिक रिकम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, एक यहाँ पे हम छोटी सी बात करेंगे फाउंडर इफेक्ट के बारे में। देखो पॉपुलेशन, देखो बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, वहां से कुछ पॉपुलेशन दूसरी जगह पे माइग्रेट करेगी तो क्या है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, है ना, जेनेटिक पूरा जीन जो जेनेटिक है वो हिल जाएगा, एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो वो एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो चेंज होगी, जो जेनेटिक चेंजेस आएंगे, उनकी वजह से क्या है, नई स्पीशी बन जाएगी एक तरीके से, इसी को बोलते हैं हम फाउंडर इफेक्ट।